जय भीम, नमो बुद्धाय। आप लोग देख रहे हैं बीजीसीएम न्यूज 24 और मैं हूं अमित अम्बेडकर। और आज हमारे साथ में है एक युवा साथी भाई भीमदूत विनोद बोध जी, जो भीम ज्ञान चर्चा से महासचिव हैं। तो आपका स्वागत है विनोद जी, आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। जय भीम, नमो बुद्धाय। जी, सबसे पहले तो आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने जो एक बहुत छोटी सी उम्र में भीम ज्ञान चर्चा मिशन के माध्यम से जो समाज को संदेश ग्रेटर नोएडा में होने वाले कार्यक्रम के माध्यम से जो समाज को दिया है, और चंद दिनों में समाज को दिखा दिया कि जो बाबा साहब का मिशन है वो अपने सपने की तरफ बढ़ रहा है। गुरु जी, एक सवाल है। आप भीम ज्ञान चर्चा से के महासचिव हैं, और इतनी कम उम्र में और इतने बड़े कार्यक्रम को संबोधित करना, इतना बड़ा बदलाव खड़ा करना, ये कैसे संभव हो पाया है? कितनी मेहनत आप लोगों ने की है? कितना समय आपने भीम ज्ञान चर्चा को दिया है? और क्या कार्यशैली भीम ज्ञान चर्चा की रही है? 2010 में मैं ग्रेटर नोएडा में गया, मैंने एडमिशन लिया। तो एक व्यक्ति थे, उन्होंने हमें इनवाइट किया हापुड़ में एक कार्यक्रम में। तो वहां से बाबा साहब के बारे में मुझे बाबा साहब ने इतना सब किया। फिर दो को हमने अपने हॉस्टल में इनवाइट किया। उन्होंने विस्तार से हमें बताया कि बाबा साहब के जीवन में क्या संघर्ष रहे, उन्होंने कितने काम किए। तो जैसे अभी मैं बता रहा था कि नौजवानों को अपने अंदर लालसा पैदा करनी चाहिए, तो एक लालसा पैदा हुई कि हमें और जानना चाहिए। तो हमने बाबा साहब को और जाना। इसी बीच हमारी मुलाकात रमेश गौतम जी से हुई, डॉक्टर DV सहरा साहब से हुई। उसके बाद शांति स्वरूप बोध साहब के हम संपर्क में आए। और भी लोग थे जो आगे आते रहे और टीम बनती गई। और जब गांव-गांव जाके जो भीम ज्ञान चर्चा का कॉन्सेप्ट है, इसको लेकर भीम ज्ञान चर्चा बिना कोई खर्चा, इसको करना स्टार्ट किया, तो अपने आप में वास्तव में सुकून मिलता था। तो आज हम अपने युवाओं के इस मुद्दे पर आपसे चर्चा करना चाहते हैं, तो कि बुद्धि और धन में किसी से कम ना रहें, कामयाब होकर समाज का नेतृत्व करें। तो मैं पहला सवाल आपसे है, जो बहुजन समाज के युवा हैं, वो समाज में राजनीतिक धार्मिक क्रांति लाने के लिए उन्हें किस प्रकार की नीति और कार्यशैली का प्रयोग करना चाहिए? क्योंकि आज तो देश में धर्म को राजनीति हो रही है, धर्म से ही राजनीति हो रही है, और राजनीति से धर्म आगे बढ़ रहा है। तो बहुत जरूरी है कि हमारे नौजवान धर्म और राजनीति दोनों चीजों को भली भांति जाने। जी। राजनीति में नौजवानों को कार्यशैली व भूमिका दो प्रकार की हो सकती है। जी। वो दो प्रकार की कैसे हो सकती है? पहली तो ये कि हमारे समाज के नौजवान राजनीतिक रूप से सक्रिय होकर राजनीतिक जो हमारी राष्ट्रीय पार्टी है उसको सपोर्ट करें और उसके साथ मिलकर काम करें, सहयोग और उनका समर्थन करें। दूसरी बात यह है कि नौजवान साथी राजनीतिक रूप से सक्रिय ना रहकर सकारात्मक रूप से बाहर से पार्टी को सपोर्ट करें व सहयोग करें, पदाधिकारियों के साथ सही तालमेल बैठाकर उनके साथ कोऑर्डिनेट करें और सोशल मीडिया पर सकारात्मक बातें लिखकर प्रचार प्रसार करें। जी। तभी कभी भी नकारात्मक प्रचार ना करें। तो हमारे नौजवानों की ये जिम्मेदारी है कि राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए या राजनीतिक सत्ता पाने के लिए वो अगर कुछ करना चाहते हैं, अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं, तो वो या तो सक्रिय राजनीति में पद लेकर सक्रिय रह सकते हैं। अगर वो सक्रिय नहीं रह पा रहे हैं तो वो दूसरे माध्यमों से पार्टी का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो धार्मिक बदलाव के लिए बुद्ध की विचारधाराओं को अपने जीवन में उतार कर और उसका प्रचार प्रसार करें, और बुद्ध की विचारधारा को अपने जीवन में धारण करके उसे आचरण में धारण करके अपने जो नेचर है, अपना जो उनका बिहेवियर है, उसको चेंज करके तमाम लोगों तक, जहां तक भी उनकी रीच है, बुद्ध के संदेश को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति धर्म में आस्था रखता है, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति है। तो हमारे नौजवान जो अम्बेडकर अनुयायी हैं या बुद्ध धम्म के फॉलोवर हैं, वो बुद्ध में आस्था रखते हैं और बुद्ध धम्म को आगे बढ़ाना उनका नैतिक कर्तव्य बनता है।
देश में क्रांति की बात होती है, और जब तक युवा अपना इतिहास नहीं जानेगा तब तक क्रांति नहीं हो सकती। ये बात बाबा साहब ने भी कही है। तो देश में क्रांति बिल्कुल लाने के लिए अपना इतिहास जानना हमें बेहद जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन हमारा जो युवा है अभी तक अपने इतिहास से कोसों दूर है। तो जो हमारा युवा है, बहुजन समाज का जो युवा है, जो अपने इतिहास को तेजी से समझ पाए, उससे जुड़ पाए, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि नौजवानों को अपने इतिहास को जानना चाहिए, और अभी नौजवान इतिहास से कोसों दूर। तो जी जो किसी भी प्रकार के बदलाव के लिए क्रांति आती है या बदलाव आता है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि बाबा साहब ने भी कहा है कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वह अपना इतिहास लिख नहीं सकती। बिल्कुल। तो इसलिए इतिहास को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतिहास से हमें प्रेरणा मिलती है और हम बदलाव के लिए प्रेरित होते हैं। बाबा साहब ने भी अपने इतिहास को पढ़ने के बाद यह जान पाए कि हमारा गौरवशाली इतिहास है और संस्कृति है, फिर उन्होंने जी बदलाव के लिए पहल की। तो जी बहुजन युवाओं को अपने इतिहास को जानने की लालसा नहीं है। जो दूसरा आपने जी क्वेश्चन किया था कि नौजवान कोसों दूर है अपने इतिहास जी से, जी उसका कारण यह है कि जो बहुजन समाज के नौजवान हैं, जो कहीं से प्रेरणा लेके थोड़ा जागरूक हो गए, किसी ने कोई भीम ज्ञान चर्चा सुनी है या बाबा साहब के बारे में सोशल मीडिया के माध्यम से सुना है, तो वो जागरूक तो हुए हैं, पर जो जी इतिहास को जानने की लालसा होती है कि हमारे पूर्वज कैसे थे, उन्होंने कैसे दिन झेले, तो उसको जी जानने की लालसा नहीं है। अगर बिल्कुल हमारे नौजवान ये लालसा पैदा नहीं करेंगे तो वो अपने इतिहास को जान नहीं पाएंगे। तो उन्हें अपने अंदर ये लालसा पैदा करनी पड़ेगी नौजवानों को कि हमें अपने इतिहास के बारे में जानना है, हमें अपने महान पुरुषों के बारे में जानना है, और हमें अपनी गौरवशाली संस्कृति और धर्म के बारे में जानना है। तब बिल्कुल। जाके कहीं नौजवान धर्म और इतिहास के बारे में जान पाएंगे। हम लोग बात कर रहे थे इतिहास की, कि अगर हम लोग इतिहास को जान पाएंगे तो हम लोग तरक्की कर पाएंगे। तो इस बात पे मैं आपसे एक बात बीच में जानना चाहता हूं कि बहुजन समाज में अनेकों महापुरुष हुए हैं, लेकिन एक महापुरुष ऐसे हुए जिन्होंने बाबा साहब की एक पुस्तक का अध्ययन करके बहुजन समाज के इतिहास को ही बदल दिया, और बहुजन समाज को इतना शक्तिशाली और ताकतवर बना दिया कि उन्होंने देश का हुक्मरान बनने का सपना भी बहुजन समाज को दिया है। तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूं इसमें कि हमारे युवाओं को भी किस प्रकार से अपने इतिहास को जानना चाहिए, क्या कहना चाहते हैं? जी, देखिए, जिस तरह से कांसीराम साहब ने बाबा साहब की एक बुक को पढ़ा और उनके अंदर लालसा पैदा हुई कि मैं और भी किताबें पढूं, तो उन्होंने अध्ययन शुरू किया और वह ये जान पाए कि बाबा साहब अम्बेडकर किस तरह के भारत का सपना देखते थे और किस तरह अपने समाज का कल्याण करना चाहते थे। जब तक वो जी रहे, उन्होंने विभिन्न माध्यमों से अपने समाज का कल्याण किया, हर क्षेत्र में उन्होंने कीर्तिमान हासिल किया, जिसका लाभ आज तक भी हमें मिल रहा है। पर बाबा साहब अम्बेडकर का जो राजनीतिक मूवमेंट का जो सपना था, वो जितने बड़े लेवल पर पूरा होना चाहिए था वो नहीं हो पाया था। इसलिए मानवर कांसीराम साहब ने इस मूवमेंट को ही आगे बढ़ाया और देश में अपनी राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए पुरजोर प्रयास किया और कई बार उसका लाभ भी हमें उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। तो अपने बिल्कुल नौजवानों से मेरा अनुरोध है कि मान्यवर कांसीराम साहब की वो जीवन परिचय पढ़ें, मान्यवर कांसीराम के साहब के द्वारा लिखी गई चमचा युग जैसी बुक को पढ़ें और अपने इतिहास से संबंधित जो भारत का असल इतिहास है, इस तरह की बुकों को पढ़ें और देश में राजनीतिक सत्ता काबिज करने के लिए भी अपना प्रयास करें। तो जब तक खुद एहसास नहीं होगा अपनी जिम्मेदारी का, उन्हें अपने अंदर लालसा पैदा नहीं होगी, तब तक कितने भी संगठन कार्य कर लें, कितने भी मंच कार्यक्रम हो जाएं, लोग अपने हमारे जो युवा है वो इतिहास को नहीं जान सकते जब तक जिज्ञासा अपने अंदर से पैदा नहीं होती है। बाबा साहब ने अंतिम दिनों में कहा था कि मैं अब थक चुका हूं और मेरी युवाओं से ये अपील है कि अब युवा और नौजवान इस मिशन के लिए आगे आए।
जो बहुजन समाज का युवा है वो आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर है, उसका क्या कारण है? जी, इसका कारण अमित जी ये है कि समाज में ज्यादातर लोग गरीब तबके से आते हैं। जी। हमारे पूर्वजों ने बुरा वक्त झेला है। अभी 1950 के बाद थोड़ी हरियाली और चमक देखने को मिलती है। हमारे जी। चेहरों पर जो चमक आई है वो 1950 के बाद आई। जी। हमारे नौजवान जो मेन जो कारण है, मुख्य जो कारण है वो ये है कि हमारे नौजवान बाल्यावस्था से ही कमाने में लग जाते हैं, जी। जिससे शारीरिक विकास रुक जाता है और मजदूरी करने वाले माँ बाप अपने बच्चों को दूध तक नहीं पिला पाते, इसलिए वो जी। शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं रह पाते। और शरीर स्वस्थ रहेगा तो मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है। तो अगर व्यक्ति को सही खुराक नहीं मिल रही, वो समय पर खा नहीं पा रहा और बचपन से ही कमाने की लालसा लग जाती है कि हमें अपनी 2 वक्त की रोटी कमानी है, तो हमारे नौजवान इस सफर में अपने आप को कहीं ना कहीं शारीरिक मजबूत नहीं कर पाते हैं। लेकिन विनोद जी, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जब तक हमारा युवा मजबूत नहीं होगा शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से, ना तो मिशन आगे बढ़ सकता है ना समाज। तो मेरा आपसे बिल्कुल। एक सवाल इस पर यह है कि जो हमारा युवा है वो किस तरीके से सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक रूप से मजबूत हो सकता है, जी जी। उसको क्या प्रयास देखिए, करने चाहिए? जी, बहुजन युवाओं को शारीरिक रूप से मजबूत होने के लिए मेहनत के साथ साथ अपनी खुराक और खान पान पर भी ध्यान देना हो। जी। सब प्रत्येक व्यक्ति इस बात को जानता है कि जब व्यक्ति अच्छा खाएगा पिएगा तो वो मजबूत भी होगा। जी। तो नौजवानों को, बहुजन समाज के नौजवानों को अपने जो भी वो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, वो जितने की भी मेहनत मजदूरी करते हैं उसमें से कुछ हिस्सा उन्हें इस बात के लिए निश्चित करना होगा कि यह हिस्सा मैं अपने शरीर पे लगाऊंगा। चाहे उससे वो दूध खाएं, दूध पिए, ड्राई फ्रूट्स खाएं, फ्रूट्स खाएं, इस तरह की जो भी जो शारीरिक मजबूती देने वाली चीज है वो उन्हें अपने नैतिक जीवन में और रेगुलरिटी में लानी होगी। तभी हमारा नौजवान मजबूत हो पाएगा। और आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए या तो नौजवान अच्छे से पढ़ाई करें, पढ़ाई करने के बाद वो नौकरी करें और व्यापार की तरफ बढ़ें, वो बिजनेस की तरफ बढ़ें। वो छोटे उद्योग धंधे, स्वरोजगार हो सकते हैं, कोई दुकान हो सकती है या कोई और छोटा बिजनेस हो सकता है जो हस्तशिल्प का होता है, और दूसरे कई सारे ऐसे रोजगार हैं आपकी जिन्हें शुरुआत में कम पैसे में शुरू किया जा सकता है। तो जी, आर्थिक मजबूती के लिए हमारे नौजवानों को खुद के व्यापार बिजनेस की तरफ बढ़ना पड़े। आपकी इस बात पर मुझे एक बाबा साहब की बात याद आती है। तो बाबा साहब ने एक पुस्तक लिखी है, बहुजनों बिजनेस की तरफ बढ़ो, नौकर नहीं मालिक बनो। क्योंकि जी कभी कलेक्टर का बेटा कलेक्टर नहीं कहलाता और एक सेठ का बेटा हमेशा सेठ कहलाता है। अगर हमारे युवा उच्च पद की नौकरियां प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो कम से कम मजदूरी की तरफ ना बढ़ के कम से कम जी बिजनेस की तरफ बढ़े। जो आप कहना चाह रहे हैं, जो बात बाबा साहब ने हमारे युवाओं के लिए कही है, बहुत युवा एक जरूरत की कड़ी है बहुजन मिशन के लिए। जी युवाओं जी। के अभाव में बहुजनों का जो मिशन है, क्या वो आगे बढ़ सकता है? मिशन बढ़ तो सकता है परंतु उसकी गति बहुत धीमी होगी। अब तक जो लोग इस मिशन को आगे लाए हैं, कभी खैर वो नौजवान रहे पर आज वो बुजुर्ग हैं, वो जितना उनसे हो सकता है वो काम कर रहे हैं। पर जी। जब नौजवान आते हैं, जब नौजवान जागरूक होते हैं, तो नौजवान तेजी से मिशन को चलाते हैं जी। कि जिधर जवानी चलती है उधर रवानी चलती है। तो जब नौजवान मिशन में आते हैं तो वास्तव में ही मिशन बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। पिछले 2 दशकों से आप देखेंगे, जब से सोशल मीडिया आई या इसके 2000 के बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन तेजी से आगे बढ़ा है क्योंकि इसमें नौजवानों ने पार्टिसिपेट किया। तो जी। नौजवानों का मिशन में होना बहुत जरूरी है। अगर नौजवान मिशन में होंगे, जागरूक और बुद्धिजीवी नौजवान मिशन में होंगे, तभी हम तेजी से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को बढ़ा सकते हैं। तो नौजवानों का मिशन में बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम योगदान है, इसलिए नौजवानों का मिशन में होना बहुत जरूरी है।
बहुजन समाज का जो मिशन है वो युवाओं का होना उसमें बेहद जरूरी है, वरना उनके बिल्कुल। अभाव में बहुजन समाज का मिशन आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन इस पर एक सवाल और खड़ा होता है कि अगर युवाओं के ऊपर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है तो युवाओं की मिशन के प्रति क्या भूमिका, क्या योगदान होना चाहिए? जी जी। देखो, बहुजन समाज के युवाओं को, खासकर SC ST के युवाओं को, पढ़ाई के समय, पढ़ाई से समय निकालकर, जी नौकरी से समय निकालकर, व्यापार से समय निकालकर, वेस्ट समय को इन्वेस्ट करना होगा और जी बाबा साहब और तथागत बुद्ध के विचारों को खुद अनुसरण करके दूसरे अन्य नौजवानों को भी प्रेरित करना होगा। जी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि वो अपने आसपास होने वाले कार्यक्रम में शामिल हों, वह बाबा साहब की किताबें पढ़ें और किसी ना किसी माध्यम से अपना मस्तिष्क का विकास करें और अपने जो महान पुरुषों के संदेश हैं उसको जन जन तक पहुंचाने का काम करें। तो ये महत्वपूर्ण भूमिका हमारे नौजवानों की हो सकती है कि वो इस बहुजन साहित्य का अध्ययन करके, बहुजन महान पुरुषों की विचारधारा को जान के जन जन तक, नौजवानों तक, महिलाओं और अन्य गांव में जो लोग रहते हैं उन तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो यह जी। बहुजन आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। और सवाल है मेरा कि जो बाबा साहब के मिशन के प्रति युवाओं में स्वयं में किस प्रकार की क्षमता होनी चाहिए, किस प्रकार के जो गुण हैं वो होने चाहिए? जी जी। सबसे पहले तो उनके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए। जी डेडिकेशन का होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और दूसरे, हमारे जो नौजवान है वो चरित्रवान होने चाहिए। तीसरा, शांत स्वभाव के होने चाहिए। सकारात्मक सोच का होना अति आवश्यक है। वैसे बिल्कुल तो बहुत सारी ऐसे गुण हैं जो होने चाहिए, परंतु शुरुआती नौजवानों में यह इतने गुण अगर होते हैं तो वो काफी है। गुरु जी, जैसा कि हम बात करते हैं, अभी एक बात आपने बीच में रखी है कि हमारे युवाओं को जोश के साथ और संयम के साथ रहना चाहिए। और वर्तमान का जो युवा है वो जरा कुछ बात या किसी घटना पर भी तुरंत आक्रोश में आता है और उसका परिणाम समाज को और युवा को भुगतना पड़ता है। इस बात पर क्या कहना जी, चाहते हैं? देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि आक्रोश में आके कुछ भी नहीं किया जा सकता। अगर जी कोई घटना घटती है तो उस घटना को पहले गंभीरता से उसका अध्ययन करें और आसपास के लोगों की उसकी जानकारी लें कि भाई इस घटना की आखिर सच्चाई क्या है। अगर सही मायने में अत्याचार हुआ है या उस घटना में सच्चाई है तो फिर आगे बढ़ के उन लोगों की मदद करें। और ज्यादा अच्छा होगा कि हम आक्रोश में नहीं आए, कानून के माध्यम से उन लोगों की मदद कराएं और कानून के माध्यम से ही हम आगे बढ़ें। क्योंकि बिल्कुल। एक दिन अगर किसी गांव में घटना हुई है और वहां हमारे लोगों की आबादी कम है तो एक दिन जाके तो हम उनको एनर्जी दे सकते हैं, पर अगर एनर्जी देने के बाद कोई सांप्रदायिक दंगा भड़कता है या कुछ होता है तो हम वहां तुरंत नहीं पहुंच सकते। इसलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें कानूनी अधिकार दिए उनके जी माध्यम से ही उन लोगों की सजा आदि कराई जाए ताकि भविष्य में वो इस तरह की घटना को अंजाम ना दे सके। तो युवाओं को बिल्कुल। आक्रोश में नहीं आना, किसी तरह की जो आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं करनी। और अभी कुछ नौजवान तो इस तरह की बातें करने लगते हैं कि पीठ का जवाब पत्थर से देंगे, मार देंगे, काट देंगे, तलवार निकाल लो, हथियार बिल्कुल निकाल लो। बिल्कुल। तो ये तमाम चीजें बेकार है। मतलब बात ये खड़ी होती है विनोद जी, जो लोग कानून की बात करते हैं, जो लोग बाबा साहब के कानून के मानते हैं, वही कानून के उल्लंघन करते हैं, कानून के विरुद्ध जाकर के बात करते हैं, जो जहां तक जी गैर कानूनी है। तो बिल्कुल बहुत जी बड़ी बात आप कह रहे हैं हमारे युवाओं के लिए। इस शब्दों से, इस वीडियो से मैं समझता हूं कि हमारे युवाओं को एक सीख लेनी चाहिए और उनको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हमें किसी भी प्रकार की घटना को पूरी तरीके से उस पर मंथन करना चाहिए, तब उस पर अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। हम बात अब आगे बढ़ते हैं, बड़े मुद्दे की हम बात करते हैं। बाबा साहब का जब मिशन आगे आता है और हमारे जो युवा हैं वो बाबा साहब के नाम से मिशन की बात करते हैं, तो बाबा साहब ने कभी भी अपना पूरा जीवन अपना समाज के प्रति समर्पित किया, तो उन्होंने कभी भी जातिवाद को बढ़ावा नहीं दिया है,
लेकिन वर्तमान में जो युवा है वो बाबा साहब का नाम लेकर के जातिवाद को बढ़ावा देता है। अनेकों संगठन हैं, द ग्रेट चमार का नारा देते हैं, कुछ अपने आप को ग्रेट वाल्मीकि कहने लगे, कुछ लोग मूंछों में ताव दे करके अपशब्द भी कहने लगे हैं। तो यह किस प्रकार संभव है? क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जी 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 बिल्कुल। देखिए, ये जो नौजवान है ना, जो अभी ताजा जागरूक हुए हैं, उन्होंने बस जी कहीं से बाबा साहब की कुछ बातें सुन ली और बस चल पड़े और कहना जी शुरू कर दिया कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम करेंगे इसको पूरा। जी ये ताजी ताजी जगे हुए नौजवान हैं, जिन्होंने सही जी मायने में बाबा साहब की विचारधारा को जाना ही नहीं, और बिल्कुल। उन्होंने जो है अपने आप को कह दिया कि हम अम्बेडकरवादी हैं और हम कट्टर संघर्षों के आदि हैं। अम्बेडकरवादी हैं। हाँ, तो जी बाबा साहब ने कभी जाति को श्रेष्ठ नहीं माना, ना कभी जातिवाद को समर्थन किया। वो तो जाति को खत्म करना चाहते थे। जी वो बिल्कुल। नौजवान जो अपनी जाति को ग्रेट कह रहे हैं, वो बाबा साहब की बात का अपमान कर रहे हैं, जी बिल्कुल। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जाति को खत्म करना चाहते थे। जी और बाबा साहब ने कभी जाति पर गर्व करने के लिए नहीं कहा। जी आप अगर जाति पर गर्व करते हैं हमारे नौजवान, तो अप्रत्यक्ष रूप से वो नीच होने पे गर्व भी करते हैं, क्योंकि जहाँ बिल्कुल। जाति का सिस्टम होता है वहाँ ऊंच नीच का सिस्टम भी होता है। तो वहां बाबा वर्ण साहब व्यवस्था ने लागू हो जाती है। जो है, हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल, तो जिस धर्म के हिसाब से जाति बनाई गई है, उसमें यह सिस्टम है कि आप पांचवें, जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, वो पांचवें नंबर के पैनल पे आते हैं, पायदान पे आते हैं। तो अगर जी कोई व्यक्ति अपनी जाति पर गर्व कर रहा है, तो पांचवें नंबर के नीच होने पे भी गर्व कर रहा है, और नीचता कोई गर्व करने की चीज नहीं है। इसलिए हमारे बिल्कुल। नौजवानों को जाति पे गर्व नहीं करके अपनी संस्कृति और गौरवशाली इतिहास पे गर्व करना चाहिए। हमें बाबा साहब के बताए मार्ग पर गर्व करने की जरूरत है, नीचता पे गर्व करने की जरूरत नहीं बिल्कुल है। विनोद जी, अभी बीच में आपने एक बात कही थी कि बिल्कुल हमारा बिल्कुल। हमारा हमारा जो युवा है वो कहीं ना कहीं से कुछ मिशन की बातों को या बाबा साहब की बातों को उन्होंने सुना है और वो मार्ग पे चल दिए हैं। भीम ज्ञान चर्चा के सलाहकार हैं मीर सिंह हरित जी, और वो प्रत्येक दिन एक मैसेज ड्रॉप करते हैं और वो कहते हैं कि बाबा साहब को पढ़ो और आगे बढ़ो। तो मैं समझ सकता हूं कि अगर बिल्कुल हमारा युवा इस शब्द को मंथन कर ले और इस शब्द को अपने जीवन में धारण कर ले, तो बाबा साहब का मिशन बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल। मैं अगला बिल्कुल अगला सवाल की तरफ रुक करूं, समय का थोड़ा सा अभाव रहेगा, लेकिन मेरा अगला सवाल है कि जो युवा हैं उनके सरनेम आजकल कुछ अटपटे देखने को मिल रहे हैं। मैं उन शब्दों का तो यहाँ इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो हमारे युवा हैं उनके सरनेम कैसे होने चाहिए? जी जी, ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया है। वैसे तो जी सवाल सारे महत्वपूर्ण थे। जी और देखो, सरनेम का जो बड़ा महत्व है जीवन में, सरनेम है जी उसका जीवन में बड़ा महत्व है, क्योंकि सरनेम उसकी पहचान तय करता है व्यक्ति की। जिसका बिल्कुल। सरनेम है वो उस व्यक्ति की पहचान तय करता है। उदाहरण के जी लिए मैं आपको बता दूं कि किसी व्यक्ति का नाम मोहम्मद जावेद है, तो आप जी उसके नाम से ही समझ जाएंगे कि वो किस संस्कृति और किस धर्म से ताल्लुक रखता है। जी दूसरा, किसी का नाम जॉर्डन है, तो जॉर्डन से भी आप समझ जाएंगे कि वो व्यक्ति क्रिश्चियन है। तीसरा, जी किसी का नाम अंकित शर्मा है, तो आप समझ जी जाएंगे कि अंकित शर्मा है। एक जी व्यक्ति कोई है जैसे अनिल अनिल कुमार है, यहाँ आके फिर कंफ्यूजन पैदा हो जाती है, क्योंकि जी एक जो भारत में हिंदू धर्म है, उसमें विभिन्न जातियां हैं, तो जी उसमें बड़ा मुश्किल होता है कि अनिल कुमार कौन है। तो दूसरे व्यक्ति के सामने ना कंफ्यूजन बना रहता है। तो अगर हमारे नौजवानों को अपनी पहचान स्थापित करनी है, तो उन्हें अपने सरनेम बौद्ध और अंबेडकर आदि लगाने होंगे, ताकि सामने जी वाले को पहले ही पता लग जाए ये किस संस्कृति और किस किस समुदाय से हैं? धर्म का व्यक्ति। जी बिल्कुल। जी तो जी दो बिल्कुल। सरनेम आजकल पॉपुलर भी हैं कि लोग अपने नाम के पीछे सरनेम अंबेडकर भी लगा रहे हैं,
और बौद्ध भी लगा रहे हैं। खासकर तो जी मैं युवाओं से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने नाम के पीछे बौद्ध जरूर लगाएं और बौद्ध जी के रूप में अपने आप को रिकॉग्नाइज करें, चाहे वो ऑफिस बिल्कुल में काम करते हैं, चाहे वो स्कूल में पढ़ते हैं, चाहे वो बिजनेस व्यापार करते हैं, वो अपने नाम के पीछे बौद्ध लगाएं और बौद्ध आचरण करें। क्योंकि जब आप बौद्ध हो जाते हो, अपने नाम के पीछे बौद्ध लगा लेते हो, तो सामने वाला फिर ज्यादा क्वेश्चन मार्क नहीं लगाता कि आप कौन हो, क्योंकि बौद्ध जी तो बौद्ध होते हैं, बौद्धों में जातियां नहीं। बिल्कुल। गुरुजी बिल्कुल आपने बहुत बड़ी बात कही है कि हमें अपने समुदाय के लोगों को एकत्रित करने के लिए, अपनी पहचान को बढ़ावा देने के लिए हमें अपने सरनेम में परिवर्तन करने की आवश्यकता है, जिससे कि हम लोग एकजुट होकर के एकत्रित दिखें। हम जाति के कारण भेदभाव में बटे हैं, लेकिन हम वर्तमान में एक कैसे दिखें, इसके लिए हमें सरनेमों में बदलाव करना पड़ेगा। आपसे अगले सवाल जी का जवाब चाहूं तो मैं बात करता हूं, वर्तमान में जो क्रांति है वो सोशल मीडिया के माध्यम से आनी है, और बहुत बड़ा परिवर्तन वर्तमान समय में सोशल मीडिया के माध्यम से देखने को मिलता है। लेकिन हमारा जो युवा है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी ताकत का इस्तेमाल तो कर रहा है, लेकिन उसे सही दिशा में ना ले जा करके उसको नष्ट कर रहा है। तो हमारे युवाओं को अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए किन बातों का ध्यान सोशल मीडिया पर रखने की आवश्यकता है? जी जी, देखिए, जो नए जागरूक है नौजवान है, वो सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालते हैं, जी जिनसे सांप्रदायिक तनाव होने के पूरे चांस होते हैं। जी इसलिए नौजवानों को बड़े सदके, मतलब इट मीन्स बड़े सोच समझ के, सूझबूझ के साथ पोस्ट डालनी चाहिए। पोस्ट किसी को चिढ़ाने वाली ना हो, सबसे खास बात यह है। जी अगर कोई बिल्कुल हमारा नौजवान पोस्ट कर रहा है तो वो पोस्ट किसी को चिढ़ाने वाली ना हो, जाति सूचक ना हो, यानी किसी की जाति को आपत्तिजनक नहीं करती हो, अपमानित नहीं करती हो। जी तीसरा, किसी के धार्मिक प्रतीकों को टारगेट करने वाली ना हो कि भाई हमने किसी बिल्कुल के धार्मिक प्रतीकों को टारगेट कर रखा है। किसी को उकसाने वाली ना हो, जी और अपने महान पुरुषों को सकारात्मक रूप से प्रदर्शित करने वाली हो, जी और किसी भी रूप में नकारात्मक पोस्ट ना हो। आज का जो दौर चल रहा है इसमें कुछ हमारे नौजवान चिढ़ाने वाली पोस्ट डालते हैं, नकारात्मक पोस्ट डालते हैं, और कुछ तो ऐसी तस्वीरें डालते हैं जो वास्तव में आपत्तिजनक होती है। जी आपने भी बिल्कुल मैं सोशल मीडिया के माध्यम से मैं नहीं क्योंकि ये बड़ा प्लेटफॉर्म है, फिर भी नौजवान साथियों को ये ध्यान देना चाहिए कि कोई भी आपत्तिजनक तस्वीर वो सोशल मीडिया पर पोस्ट ना करें। आपसे एक सवाल और चाहता हूं कि जो अम्बेडकरवादी युवा है उसका आचरण कैसा जी होना चाहिए? जो जी अम्बेडकरवादी युवा है उसका आचरण कैसा होना चाहिए? जी, जो अम्बेडकर वादी या अम्बेडकर अनुयायी युवा हैं, उनको आचरण ऐसा रखना चाहिए जो व्यवहारिक हो, उग्र स्वभाव ना हो, और उसमें गाली गलौज का कहीं भी नाम ना हो, वो गाली गलौज ना बिल्कुल दें। अपने जी से बड़ों को विश करें, वह सबका सम्मान करें, बच्चों से भी तहजीब से बातें, पंचशील का पालन करें, वह क्रोधित ना हो, किसी भी तरीके से उनके जी अंदर क्रोध नहीं होना चाहिए, और बिल्कुल मादक पदार्थों का सेवन नहीं करें। अगर बिल्कुल व्यक्ति पंचशील का पालन कर रहा है, अगर कोई बुद्धिस्ट है, अम्बेडकर अनुयायी है, अगर वो पंचशील का पालन करता है तो स्वतः ही उसका जो आचरण है वो बहुत अच्छा हो जाएगा और अलग से झलकेगा। बुद्धिस्ट जो जी लोग होते हैं उनकी वाणी में बुद्धिज्म झलकता है, उनके पर्सनैलिटी में बुद्धिज्म झलकता है। इसलिए हमारे अम्बेडकर अनुयायी नौजवान को या पुरुषों को या हमारे समाज के जो भी लोग हैं उनको अपने आचरण को एकदम व्यवहारिक रखना चाहिए, और किसी भी तरीका का जो मैंने ऊपर बातें की है, क्रोध नहीं होना चाहिए, मादक पदार्थों का सेवन नहीं होना चाहिए, पंचशील का पालन वो करें, ये आचरण बिल्कुल। उनका होना चाहिए। हम अंतिम सवाल की तरफ रुख करें विनोद जी, तो मेरा जी सवाल बिल्कुल। है कि हम लोग बाबा साहब के मिशन की बात करते हैं, हमारे युवा बाबा साहब की बात करते हैं,
लेकिन इस पर मेरा एक सवाल ये खड़ा होता है, जिस प्रकार से बाबा साहब मिशन को या समाज को बदलना चाहते थे, जिस प्रकार से बाबा साहब समाज को बदलना चाहते थे, युवा उस मार्ग से भी आज कोसों दूर है। बाबा साहब ने कभी अपने जीवन में कभी कट्टरता की बात नहीं की, लेकिन वर्तमान का युवा कट्टरता की बात करता है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, कुछ परसेंट लोग हैं यानी युवा है जो सही दिशा में चल रहे हैं। उन्होंने बाबा साहब के साहित्य को पढ़ा है या किसी अच्छी संस्था के संपर्क में है। बाकी युवा वो कट्टरता की बात करता है, जो युवा कट्टरता की बात करता है, जिसने सही मायने में बाबा साहब के बारे में जाना नहीं है, क्योंकि बाबा साहब बुद्ध के मध्यम मार्ग का पालन करते थे और वो कभी किसी से कट्टरता की बात नहीं करते थे। उन्होंने ना तो कभी किसी से कट्टरता की बात करी और ना स्वयं को कभी कहा कि मैं कट्टर हूं या मैं कट्टरता में विश्वास रखता हूं। तो बाबा साहब ने कट्टरता के लिए कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा। और इसलिए नौजवानों से मेरा अनुरोध है कि जो इस तरह के शब्द है कि मैं कट्टर अम्बेडकरवादी हूँ, मैं कट्टर बुद्धिस्ट हूँ, तो ये व्यवहारिक शब्द नहीं है। व्यवहारिक शब्द आपके हैं कि मैं अम्बेडकर अनुयायी हूँ, मैं बुद्ध का फॉलोवर हूँ, मेरी बुद्ध में आस्था है। इस तरह का शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। कट्टरता जैसे शब्द एक तरीके से ऐसे हो जाते हैं कि बहुत ज्यादा मतलब क्रांतिकारी कि भाई हम कट्टर हैं, हम कुछ भी कर देंगे, उस तरह की चीजें नहीं है, क्योंकि बुद्ध का मध्यम मार्ग है और मध्यम मार्ग को हमें फॉलो करके आगे जाना। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवालों का जवाब हमारे दर्शकों तक दिया है और खास तौर से हमारे युवाओं को दिया है। तो हम अपने युवाओं से यही अपील करेंगे कि वो इन बातों को अपने जीवन में धारण करें और अपने जीवन में बदलाव लाएं, क्योंकि युवाओं के बिना ना तो परिवार, समाज और देश उन्नति नहीं कर सकता है। तो हमारे युवाओं को इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आगे अपने आप में बदलाव करने की जरूरत है। तो बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी आपका, आपने अपना कीमती समय हमारे चैनल को दिया। आप लोग देख रहे थे BGCM News 24 अमित अम्बेडकर के साथ। सभी को मेरा जय भीम, नमो।